मैं हुजला उरूसी में बैठी अपने शौहर के आने का इंतजार कर रही थी कि दरवाजा खुला और एक नौजवान लड़की मेरे कमरे में दाखिल हुई। लड़की की आंखों में वहशत थी और वो बहुत डरी हुई लग रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, मगर वो बिना बोले ही आगे बढ़ती रही। मेरी आंखों में उसके लिए खौफ बढ़ रहा था, मगर वो मुसलसल आगे बढ़ती रही, यहाँ तक कि वो नाकाबिले बर्दाश्त हद तक मेरे करीब आ गई और मेरे पास ही बेड पर बैठ गई। कमरे में और कोई नहीं था, क्योंकि सब लोग मुझे मेरे दूल्हा के लिए छोड़कर कमरे से रुखसत हो चुके थे और दूल्हा साहिब अभी अपने दोस्तों में मगन थे। मुझे लगा कि जैसे ये लड़की कुछ ज़हनी तौर पर माजूर है या फिर मुझसे किसी किस्म का बदला लेना चाहती है। क्या बात है, कहीं ये मुझे जानती तो नहीं? हजारों सवालात थे जो मेरे जहन में उमड़ रहे थे, मगर लड़की ने मुझसे कोई बात नहीं की। फिर उसने खामोशी से मेरे चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया। आंखों में आंसू लिए उसने मेरा चेहरा नोचना शुरू कर दिया। तब मुझे मज़ाहमत करना पड़ी। मैं उठकर खड़ी हुई और उससे चीखकर पूछने लगी, तुम कौन हो और ऐसा कर क्यों रही हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरी बात सुनकर वो अपना मुंह हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी और फिर हैरत से इधर उधर देखने लगी, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि वो इसी कमरे में खड़ी है। फिर उसने इधर उधर देखा और रोती हुई कमरे से भागकर चली गई। मैं इस लड़की का अजीबोगरीब रूप देखकर हैरान थी कि आखिर इसे हो क्या गया है, मगर मैंने अपना मुंह बंद ही रखा कि कहीं अपने शौहर को बताकर उनका खुशगवार मूड बर्बाद ही ना कर दूं। मुझे अम्मा अब्बा ने कहा था कि तुम्हारे साथ लाख मसले मसाइल हो जाएं, तुम अपने ससुराल से कदम न निकालना। अच्छी बेटियां अपने ससुराल से वापस नहीं आती, सब्र शुक्र से काम लेती हैं। सो मैंने भी अपने शौहर को इस मामले में पूछकर परेशान नहीं किया, मगर अगले दिन जब मैं सुबह उठी, मेरे शौहर ने मुझे कहा कि तुम कपड़े अच्छी तरह पहनो, जेवर वगैरह पहनकर तैयार हो जाओ, सब नाश्ते पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये एक बड़ा खानदान था जिसमें बहुत सारी नंदें भी थीं और देवर भी अच्छे खासे थे। मैं अच्छी तरह तैयार होकर नीचे वाले कमरे में आ गई, जहाँ सब लोग डाइनिंग टेबल के पास बैठे थे। तब मेरी नजर उसी लड़की पर पड़ी तो मैं हैरान हो गई। मैंने अपने शौहर से पूछा, ये कौन है? उसने भी मुझे देख लिया था और पहचान लिया था। मेरे शौहर मुस्कुराकर बोले, अरे तुम इससे नहीं मिली, ये मेरी सबसे लाडली और छोटी बहन ज़ुबिया है। ज़ुबिया, तुमने अपनी भाभी से मुलाकात नहीं की? ज़ुबिया अपने भाई की बात सुनकर अपना चेहरा, उसे भी इस बात की शर्मिंदगी थी जो उसने कल रात मुझसे की थी। इतने में एक बुजुर्ग आ गए। ये मेरे ससुर थे और इनके आते ही सब लोग चुप होकर टेबल पर बैठ गए, जैसे इन्हें सांप सूंघ गया हो। और मेरी नंद ज़ुबिया तो मुकम्मल घबरा गई थी, वो तो जैसे सांस भी बंद करके बैठ गई थी। मुझे उस पर हैरत हुई। थोड़ी देर के बाद ससुर ने खाना शुरू किया तो सब लोग खाने लगे। मुझे बहुत सख्त हैरत इस बात की भी थी कि ससुर के खाते हुए कोई शख्स आपस में बात नहीं कर रहा था। मेरी सास भी बहुत सख्त मिजाज की लग रही थी। नाश्ता खामोशी में ही खत्म हुआ। जब मेरे ससुर ने खाना छोड़ा तो सब लोगों ने अपना हाथ खाने से पीछे कर लिया। तब मुझे भी अपना हाथ खींचना पड़ा। बहरहाल उसके बाद सास और ससुर वहाँ से चले गए। बाकी बच्चे भी उठकर जाने लगे, जबकि ज़ुबिया वहाँ से बर्तन उठाने लगी। अब मुझे समझ आया कि ज़ुबिया बेचारी पर क्या बीतती होगी। वो तो सारे घर के काम अकेले करती है, जबकि घर में और कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं है। मैं ज़ुबिया की वजह से परेशान भी थी और हैरान भी कि ज़ुबिया ने कल रात मेरा चेहरा क्यों नोचा। हालांकि वो तो एक नॉर्मल लड़की नजर आती थी, उसमें ऐसी कोई खामी नहीं थी। फिर उसकी ये हरकत मेरी समझ से बाहर थी। बहरहाल मैंने ज़ुबिया से कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में आकर बैठ गई। सोचने लगी कि अपने शौहर से इस बारे में कैसे बात करूं। बहरहाल वो दिन मेहमानों में गुजर गया, मेरा ज़ुबिया की तरफ ध्यान नहीं गया। रात को मेरे शौहर अमजद मेरे पास आए और बोले, आज हमारी शादी की दूसरी रात है, क्यों ना हम बाहर कहीं घूमने फिरने चले? मुझे तो इस मौसम में बाहर जाना बेहद पसंद है। फिर तुम्हें पहली बार लेकर जाऊंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं भी खुश हो गई। मैंने सोचा कि मैं तैयार होने चली जाती हूँ, शादी का दूसरा दिन है, ऐसे फीके मुंह चलना अच्छा नहीं लगता। अमजद ने भी कहा कि वो मेरा इंतजार बाहर गाड़ी में करेंगे। मैं अपने कपड़े पहनने अंदर कमरे में चली गई। मेकअप करके फारिग हुई ही थी कि पीछे घर में कुछ शोर सा सुनाई दिया। मेरी सास और नंदें चीख रही थीं। घबराकर मैंने अपना मेकअप अधूरा छोड़ा और सीढ़ी से उतरती नीचे वाले फ्लोर पर गई। लेकिन वहाँ जाकर क्या देखती हूँ कि मेरी सास का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि मेरी नंद बेहोश होने के करीब थी। मेरे शौहर जो बाहर गाड़ी में बैठे थे वो भी घबराकर अंदर आ गए। सबने मिलकर मेरी नंद को उठाया, गाड़ी में डाला और फिर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे। उस वक्त मेरी सास भी मेरी नंद के साथ ही गाड़ी में बैठ गई और अमजद जल्दी से उनको करीबी अस्पताल ले गए। ये सारी बदमज़गी देखकर मेरा भी मूड खट्टा हो गया, मगर मैंने अपने शौहर से गिला नहीं किया, क्योंकि मेरे शौहर वाकई चाहते थे कि मैं उनके साथ घूमने फिरने चलूं। खैर मैं अपने कमरे में आ गई। रात के तकरीबन 2 बजे तक मेरी सास और मेरा शौहर घर नहीं आए। जब ये लोग आए तो मेरी नंद ठीक ठाक थी, उसके चेहरे पर ताजगी थी, जबकि मेरी सास को सख्त गुस्सा आया हुआ था। ऐसा लगता था जैसे वो इस बात से सख्त नाला है
कि उन्हें अपनी बेटी को रात के इस वक्त अस्पताल ले जाना पड़ा। वो उसे डांट कर चली गई। इस हफ्ते मैंने बहुत छुट्टियां कर ली हैं, अब तुम अगले हफ्ते का इंतजार करो, हम जरूर चलेंगे। मैं भी बेसब्री से अगले हफ्ते का इंतजार कर रही थी। वैसे भी ये हफ्ता तो दावतों वगैरह में ही गुजर गया था। अगला हफ्ता आया तो जुमे के रोज मेरे शौहर बोले, मेरा हफ्ता और इतवार छुट्टी है, क्यों न हम आज घूमने फिरने चले, हमारे लिए तफरीह भी हो जाएगी और कोई चीज भी खरीद लेंगे जो तुम्हें जरूरत हो। फिर वो कुछ परेशान होकर बोले, रुको मैं ज़ुबिया का हाल पूछ कर आता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि इसकी तबीयत फिर से खराब हो। ये कहकर वो नीचे वाले फ्लोर में चले गए और ज़ुबिया से बात करने लगे ही थे कि ज़ुबिया के चीखने की आवाज सुनाई थी। मैं भी हैरान और परेशान होकर नीचे की तरफ भागी। मेरे घर से बाहर निकल आए। ज़ुबिया की हालत बहुत खराब हो रही थी। मेरे शौहर ने ये हालत देखी तो बोले, जल्दी से जाओ, मेरा बैग लेकर आओ, मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा, इसकी पिछली रिपोर्ट्स भी दिखाना होंगी, कहीं ऐसा न हो कि मसला बढ़ जाए। अम्मा अब्बा आप यहीं रुके, अभी बहुत इमरजेंसी है, हमें अकेले ही जाना होगा। ये कहकर इन्होंने ज़ुबिया को जल्दी से उठाया और गाड़ी तक ले गए। मुझसे वो फाइल भी मांगी और यूँ वो घर से निकल गए। मैं हैरान परेशान उन्हें देखती ही रह गई, क्योंकि अब भी हमने घूमने ही जाना था, मगर आज भी ये बदनसीबी हो गई थी। मैं परेशान सा मुंह लेकर अपने कमरे में वापस आ गई। मेरी सास और ससुर का गुस्सा देखनी था। ये लड़की क्या करती है, खुदा जाने खाना भी नहीं खाती, इसी वजह से इसकी कमजोरी बढ़ रही है। माँ बाप को तो परेशान कर रखा है इस नाहल्फ ने। मेरी सास की बातें सुनकर मैं समझ गई थी कि वो ज़ुबिया को खास पसंद नहीं करती। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मुझे ये देखकर सख्त हैरत हुई कि मेरे कमरे से सब कीमती ज़ेवरात गायब थे और मेरे कुछ अच्छे अच्छे जोड़े भी अलमारी में नहीं थे। ये देखकर मुझे हैरत का एक झटका लगा था। मैंने सारी अलमारी ढूंढ ली कि शायद मुझे अपने कपड़े और ज़ेवरात कहीं मिल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब जगहों पर देख लिया, कमरा बिल्कुल खाली था। मैंने किसी से कोई बात नहीं की, शायद इसलिए कि हमेशा की तरह मैं सब्र से काम लेना चाहती थी। मैं अपने शौहर का इंतजार करने लगी, मगर रात के 10 बज गए। मेरे शौहर और ज़ुबिया वापस नहीं आए। तब मेरी सास मेरे कमरे में आई और इधर उधर देखते हुए बोली, बेटी तुम्हारा जेवर और कपड़े कहाँ गए? अम्मी जान यहीं कहीं रखे होंगे, मैंने डरते हुए जवाब दिया। बज़ाहिर तो मैं लापरवाह सी नजर आ रही थी, मगर मेरे दिल मुझ पर ही शक करेंगी। लेकिन अब उनके सामने ये सारा पोल भी खुल गया था कि मेरे जेवरात और कपड़े कमरे में मौजूद नहीं है। इन्होंने गुस्से से एक नजर मुझे देखा और बोली, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस कमरे में तुम्हारे कीमती जेवरात नहीं हैं, आप बताओ कहाँ छोड़े हैं? सास का गुस्सा देखकर मैं डर गई। अम्मी जान मुझे नहीं पता, मैं तो अभी कमरे में आई हूँ, देखा तो सब कुछ बिखरा पड़ा था, मैंने एक भी चीज यहाँ से नहीं हिलाई। मेरी बात पर इन्होंने कुछ न कहा और खामोशी से वापस चली गयी। रात भर मैं अपने शौहर का इंतजार करती रही, मगर वो नहीं आए। यहाँ तक कि मेरे सास और ससुर को भी परेशानी होने लगी। तब अचानक फोन की घंटी बजी। मेरे ससुर ने फोन उठाया। सामने वाले ने न जाने क्या कहा कि इनका रंग उतरता चला गया। मेरे ससुर वापस आकर कुर्सी पर बैठ गए। चनाचे में खामोश होकर बैठी रही। रात के तकरीबन 1 बजे होंगे जब मेरी सास मेरे कमरे में आई। उठो बेटी, हमें चलना होगा। उनकी बात सुनकर मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। अभी इस वक्त वो कहाँ अम्मा जी, और कितनी देर के लिए? हमेशा के लिए, जब तक तुम्हारे ससुर ये नहीं कह देते कि हमें वापस चलना है, तब तक हम वापस नहीं आएंगे। तुम शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ। मेरी सास ने हुक्म दिया। मैं उठकर तैयार होने लगी, अपना सामान वगैरह भी बांध लिया। मेरा दिल जोर शोर से धड़क रहा था। मैं जानती नहीं थी कि मुझे क्या करना होगा और मेरी सास मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं। थोड़ी ही देर में एक गाड़ी हमें लेने आ गई। मैं, मेरी सास और ससुर गाड़ी में बैठे और यूं खामोशी से एक अनजान सफर का आगाज हो गया। काफी देर ड्राइव करने के बाद मेरी ससुर ने एक पुराने से घर के आगे गाड़ी रोकी, जिसमें से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। इसने मेरी सास ससुर को सलाम किया और हम लोगों को अंदर लेकर गया। हम लोग अंदर बैठते ही परेशानी से इधर उधर देख रहे थे। जब वो आदमी खाना लिए आ, वो मेरे ससुर का जानने वाला था। मेरी सास ने उसे मेरे बारे में बताया। तब उस बूढ़े की छोटी सी बेटी आई और मुझे लेकर ऊपर वाले कमरे में जाने का कहा। मैं उसके साथ अपने कमरे में आ गई, जो शायद हम लोगों के लिए पहले से तैयार किया गया था। मेरी सास और ससुर दूसरे कमरे में सो गए, जबकि मैं इस अकेले कमरे में अपने शौहर को याद करके आंसू बहाने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए हैं। तब मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, बेटी तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए कोई न कोई बंदोबस्त जरूर करूंगी। तुम हमारी जिम्मेदारी हो, जब तक हम जिंदा हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा। सास की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा, गोया मेरा शौहर मुझे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। यही दिल में सोच रही थी कि एक बार फिर से ससुर को फोन आ गया। ये फोन देखते ही मेरे सर के पास पहुंची और दोनों ने कमरा अंदर से बंद कर लिया। न जाने क्यों मुझे तजस्सुस सा हुआ। मैं कमरे के पास जाकर दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई और उनकी बातें सुनने लगी। हालांकि ऐसा करना तो नहीं चाहिए, मगर मैं अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर हो गई थी। मैंने दोनों की बातें सुनने की कोशिश की। ये मेरे ही बारे में अपने बेटे से बात कर रहे थे। मेरे ससुर गुस्से से गिरजते हुए बोले,
जब तक तुम उस खबीसा को लेकर घर वापस नहीं आ जाते हम तुम्हारी दुल्हन का पता नहीं बताएंगे। सारी जिंदगी ढूंढते रहोगे, फिर भी न तुमको हम मिलेंगे न तुम्हारी बीवी मिलेगी। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो जल्दी से उसको लेकर वापस घर आ जाओ, वरना हमसे बुरा कोई न होगा। मैंने जब ये सुना तो मेरी रूह तक कांप गई। तो क्या मेरा शौहर और नंद जानबूझकर घर से निकले थे, और ये कि मेरी नंद को कोई बीमारी न थी? ये सोचकर ही मेरा दिमाग फटने लगा। क्या वो वाकई मेरी नंद थी भी या नहीं? ये ख्याल मेरे जहन में आते ही मैंने इस्तग़फ़ार कहा। वो तो दोनों सगे बहन भाई थे। इनकी बचपन की तस्वीरें भी मैं देख चुकी थी, जबकि इन लोगों के चेहरे भी एक जैसे थे। उफ खुदाया, मुझे ऐसा शक नहीं करना चाहिए। तब मैंने ये सूरत हाल जानकर एक अनोखा फैसला किया। अगले दिन उसे बूढ़े आदमी की बेटी की मदद से मैंने अपने शौहर को फोन किया। अमजद मेरी आवाज सुनकर जज्बाती हो गए। कहने लगे, मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा कि तुमने मुझे फोन किया है। मैं जानता हूँ तुम इन हालात में बहुत ज्यादा गलतफहमियों का शिकार हो चुकी होगी, मगर मैं तुम्हारा हर मसला हल कर दूंगा। स्टेशन पर मेरा शौहर मुझे लेने आया हुआ था। उनको देखते ही मैं रो पड़ी। मैंने पूरा हफ्ता उनके बगैर गुजारा था। उनकी हालत भी वैसी ही थी। हम दोनों के दरमियान बेपनाह मोहब्बत थी। वो मुझे लेकर एक छोटे से घर में चले गए, जहाँ पर पहले से मेरी नंद और एक आदमी बैठे थे। उनके चेहरों पर डर भी था और कुछ कुछ खुशी भी थी। ये कौन है? मैंने जल्दी से पूछा। ये ज़ोबिया और ये ज़ोबिया का शौहर। अमजद ने दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो मैं सारा मामला समझ गई, मगर कोई भाई अपनी बहन को घर से भगाने की मदद क्यों करेगा? मैंने सवालिया नजर से उनको देखा तो वो मेरी बात को समझकर बोले, हाँ तुम जो सोच रही हो वो बिल्कुल सही है, मगर मैं ही जानता हूँ कि ज़ोबिया इस सदमे से किस कदर ज़हनी मरीजा बनती जा रही थी। मेरे अम्मी अब्बा ने पहले खुद ही इसकी मंगनी की थी इस लड़के से, जो कि इनका अपना चहेता था, और मैं तो पहले इस हक में भी नहीं था कि इन दोनों की मंगनी या शादी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे खानदानी इख्तिलाफात ऐसे थे कि ये शादी मुमकिन नहीं थी। मगर अब्बा ने उस वक्त अपने फायदे को देखते हुए ज़ोबिया की मंगनी साजिद से कर दी। ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, जब एक दूसरे के लिए बेकरार रहने लगे। इनकी शादी में 2 ही दिन बाकी थे कि मेरे अब्बा ने ये मंगनी खत्म कर दी। मेरी तो बहन का बुरा हाल था, यहाँ तक कि वो नफसियाती मरीजा बनने लगी। फिर मैंने सोचा कि इससे पहले मेरी बहन इस सदमे से अपनी जान ही ले, मैं इसकी मदद करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे शौहर ने ये बात कही तो मैं सारी बात समझ गई थी। मेरे सालिम, वो अपनी बहन की शादी बहाल करने इतनी दूर आए थे, लेकिन फिर अम्मा अब्बा ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर तुम इसे लेकर घर नहीं आओगे तो हम तुम्हारी बीवी कभी तुम्हारे हवाले न करेंगे। अपने माँ बाप की ये बातें सुनकर मैं बहुत परेशान था। करीब था कि मैं ज़ोबिया को लेकर घर आ भी जाता, लेकिन खुदा का शुक्र कि तुमने मुझसे राब्ता कर लिया, वरना तो शायद मैं आज इन 2 दिलों को मिला न पाता। मेरे शौहर ने कहा तो मैं फख्र से उनको देखने लगी। ऐसे भाई फिलवक्त जमाने में नहीं मिलते जो बहनों की खुशियों की कदर करें, क्योंकि सबकी झूठी गैरत उनके रास्ते में आ जाती है, जबकि मुझे अपने शौहर की इस समझ और अक्ल फहम पर फख्र है, और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे इतना समझदार जीवन साथी मिला। अब हम दोनों वापस इसी शहर में हैं, लेकिन अभी तक अपने सास ससुर से राब्ता नहीं किया कि मुबादा वो हमें कबूल करें या ना करें।